तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो फाइनली गाइस, आज मैं मध्यकालीन इतिहास से सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। बीए प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के लिए है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके पेपर में आ सकता है। तो चलिए हम वीडियो के करेंगे स्टार्ट। चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चैप्टर का नाम है संस्कृति एवं परंपरा का परिचय। तो हमारा पहला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। भारत की विविधता में एकता के दर्शन होते हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो फिलहाल गाइस ये लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा उत्तर बड़ा होगा। प्रश्न का मतलब है कि भारत में विविधता मतलब भारत अनेक धर्मों वाला और जातियों वाला देश है जिसमें एकता के दर्शन होते हैं। यह कथन सत्य है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो चलिए हम उत्तर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर उत्तर देख सकते हैं। किसी भी देश की मौलिक एकता का संबंध उस देश की भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक मूल्य तथा विश्वासों से होता है। संपूर्ण रूप से संस्कृति का विकास विभिन्न तत्वों, विश्वासों तथा मूल्यों द्वारा होता है। किसी भी देश की एकता की बात करने का अर्थ है उस देश के मूल्य, विश्वासों, सामाजिक जीवन, आध्यात्मिक विचारों, परंपराओं, आचार विचार तथा व्यवहार आदि की बात करना है। भारतीय संस्कृति का इतिहास विविधताओं के मध्य एकता की स्थापना करने का इतिहास है। डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार बहुत पुराने समय में ही, जब आना जाना बहुत मुश्किल था, भारतवासियों ने बहुत अच्छी तरह समझ लिया था कि हमारे देश ने शिष्टाचार वाले से जुदा है तथा महाभारत के समय में भारतवर्ष नाम से कश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा सिंध से ब्रह्मपुत्र तक के देशों का संबोधन होने लगा था। भारत में कितने ही फर्क हो पर दूसरों के सामने सब भारतवासी एक से जान पड़ते हैं। सभ्यता तथा संस्कृति के विभिन्न अंगों में एकता का प्रतिबिंब नजर आता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक की भारतीय संस्कृति के रूपों में वैश्विक एकता है। भारत में विभिन्नता में एकता। यह सत्य है कि भारत में विभिन्नता है, परंतु वास्तविक तो यह है कि यहाँ विभिन्नता में भी एकता है। यहाँ भौगोलिक विभिन्नता में भी एकता छिपी हुई है। राजनीतिक अनैतिकता में एकता के भाव छिपे हैं। सामाजिक विभिन्नता में भी एकता की झलक है। धार्मिक एकता में एकता के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पहला हेडिंग है भौगोलिक एकता। भारत की भौतिक विभिन्नता में एकता की झलक दिखाई पड़ती है। भारत एक ऐसा देश है जिसके उत्तर में हिमालय और तीनों ओर समुद्र की धारा प्रवाहित हो रही है। पुराणों से भी भारत की अखंडता का परिचय मिलता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि समुद्र से उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश फैला हुआ है वह भारत नाम खंड कहलाता है और वहाँ के लोग भारत की संतान कहलाते हैं। तो फाइनली गाइस पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप एकदम लास्ट में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर पीडीएफ का लिंक है, तो उसे ओपन करके आपको डाउनलोड करके पढ़ लेना है। दूसरा हेडिंग है राजनीतिक एकता। कुछ पाश्चात्य विद्वानों का ऐसा मत है कि भारत में सदैव से राजनीतिक एकता का अभाव रहा है, जिसके कारण सैकड़ों वर्ष तक तंत्र की बेड़ियों में जकड़ा रहा। परंतु विद्वानों का यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्राचीन काल से ही भारत में राजनीतिक एकता रही है। इसका उदाहरण राजशिव, अश्वमेध आदि यज्ञ हैं। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने स्पष्ट लिखा है कि यह सोचना बहुत बड़ी भूल होगी कि राजनीतिक एकता वर्तमान युग की देन है और प्राचीन काल से इसका कोई अस्तित्व नहीं था। पुराणों तथा महाकाव्यों में इस देश का नाम भारत प्रयोग किया गया है, जिसमें मौलिक एकता की झलक मिलती है। तीसरा हेडिंग है धार्मिक एकता। भारत अनेक धर्मों वाला देश है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध आदि अनेक धर्म के लोग निवास करते हैं, परंतु यदि इन सब का गूढ़ अध्ययन किया जाए तो यह निष्कर्ष निकलता है कि अनेकता में भी एकता है। प्रायः समस्त धर्म, कर्म, मोक्ष एवं पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं। धार्मिक अनेकता में एकता का दर्शन उस समय होता है जबकि प्रत्येक हिंदू स्नान करने के पूर्व भारत की प्रसिद्ध पवित्र 7 नदियों गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु एवं कावेरी का स्मरण करते हैं। ऐसा विचार है कि इन 7 नदियों के स्मरण करने से स्नान का सुख प्राप्त होता है। भारतीय धर्म का प्रभाव विदेशों पर भी पड़ा है। जैसा कि राधा कृष्ण चौधरी का कथन है कि भारतीय धर्म और धार्मिक विचारों का प्रभाव देश के बाहर भी पड़ा होगा और इससे विश्व का सांस्कृतिक इतिहास बहुत हद तक प्रभावित हुआ। चौथा हेडिंग है सांस्कृतिक एकता। भारतीय संस्कृति में भी हमें एकता का रूप दृष्टिगोचर होता है। इस संबंध में डॉक्टर राजबली पांडे का कथन है कि भारतवर्ष की मौलिक एकता सबसे अधिक उसके सांस्कृतिक जीवन में व्यक्त हुई है। इस संस्कृति को एक शब्द में भारतीय संस्कृति भी कह सकते हैं। यह कोई संप्रदाय नहीं है, किंतु विविध संप्रदाय में जातियों के आचार, विचार, विश्वास और आध्यात्मिक साधन का समन्वय है। यह हम कहने में कोई अतिरंजना नहीं कि भारत और संस्कृति में वही संबंध जो शरीर और आत्मा में भारतवर्ष के सभी प्रांतों में यह भी भारतीय समान रूप में पाई जाती है।
तो दूसरा प्रश्न है इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इतिहास से अभिप्राय है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत का वह अध्ययन जो हमारे वर्तमान को सुधार कर स्वर्णिम भविष्य का आधारशिला रखे, वह इतिहास है। इतिहास में काल, व्यक्ति, स्थान एवं घटनाओं का विशिष्ट महत्वपूर्ण है। यह चारों काल, पीरियड, व्यक्ति, पर्सन, स्थान, पैलेस एवं घटनाएं, इवेंट ही हैं। इतिहास के साधन हैं। व्यक्ति अपने काल एवं स्थान पर घटनाओं को अंजाम देते हैं, इसलिए हम कालानुक्रम घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इतिहास काल क्रमानुसार घटनाओं का लेखा जोखा है। व्यक्ति घटनाओं को अंजाम देता है, परिस्थितियां व्यक्ति के अंदर विचार उत्पन्न करती हैं एवं विचार ही कार्य के रूप में परिवर्तित होकर घटनाओं को अंजाम देते हैं। घटनाओं के कारणों को जानने के लिए हमें व्यक्तियों के परिवेश एवं परिस्थितियों का गहराई से अध्ययन करना होता है। व्यक्तियों की संस्कृति एवं परंपराओं को समझना होता है, तभी हम घटनाओं का विश्लेषण कर पाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से अतीत को खोजकर उसका तत्परक विश्लेषण कर हम एक सही इतिहास सामने लाते हैं। जब हम इतिहास की बात कर रहे हैं, विशेषतः प्राचीन भारतीय इतिहास की, तो इसमें हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं परंपरा का विशिष्ट महत्व है। भारत एक प्राचीन समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में नैतिक मूल्यों की बहुलता है। नैतिक मूल्यों की बहुलता ने ही प्राचीन भारतीय संस्कृति परंपरा को गौरवशील बनाया है। तीसरा प्रश्न है संस्कृति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है संस्कृति से अभिप्राय। संस्कृति की कर धातु से बना है। संस्कृति शब्द का अर्थ है उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उस समाज के व्यक्ति के रहन सहन, खान पीन, आचार विचार, रीति रिवाज, कला कौशल, संगीत, नृत्य, भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन एवं मूल्यों से है। इस प्रकार संस्कृति समाज की गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है, जो उस समाज के सोचने, विचारने, करने के स्वरूप में अंतर्निहित होती है। प्रत्येक समाज का अपना एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, जबकि किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक लंबे समय तक कातकी लोगों का समूह अपने उक्त विवरण विशिष्ट जीवनों मूल्य का निर्वाह करते हुए साथ साथ रहता है। तब जो विशेषताएं, जो पहचान उस जन समूह की बनती है, वह उस समाज की संस्कृति कहलाती है। संस्कृति के अंतर्गत हम उस समाज के आचार विचार, रहन सहन, रीति रिवाजों का समग्र यानी अध्ययन करते हैं। चौथा प्रश्न है परंपरा क्या है। परंपरा का मतलब है जो परंपरा चली आ रही। जैसे परंपरा से अभिप्राय, परंपरा का तात्पर्य है हस्तांतरण से है। अंग्रेजी का ट्रेडिशनल शब्द हस्तांतरण करने की क्रिया को ट्रेडिशनल से व्युत्पन्न है। जब एक पीढ़ी की संस्कृति एवं सांस्कृतिक मूल्य आने वाली पीढ़ियों में हस्तांतरित होते हैं, तब यह परंपरा बन जाती है। इस तरह परंपरा उन सभी विचारों, आदतों, प्रथाओं एवं मूल्यों का योग है जो व्यक्तियों के समुदायों का होता है एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहता है। परंपरा सामाजिक विरासत का एक अभौतिक अंग है जो हमारे व्यवहार के स्वीकृत तरीकों का द्योतक है एवं इसकी निरंतरता पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की प्रक्रिया द्वारा बनी रहती है। यहाँ परंपरा को अभौतिक अंग इसलिए कहा गया है क्योंकि परंपरा के तहत पदार्थों का नहीं बल्कि विचारों, आदतों, प्रथाओं, रीति रिवाजों एवं धर्म इत्यादि का समावेश होता है। परंपरा का अर्थ है चिंतन तथा विश्वास करने की विधि का हस्तांतरण। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परंपरा के साथ साथ प्रथा का भी हस्तांतरण होता है। परंपरा का अर्थ सोचने एवं विश्वास करने की एक तरीके का हस्तांतरण है, जब प्रथा का अर्थ क्रिया करके एक तरीका का हस्तांतरण होता है। पांचवा प्रश्न है महाकाव्य के विषय में आप क्या जानते हैं। उत्तर है महाकाव्य वैदिक साहित्य के पश्चात भारतीय साहित्य के अंतर्गत रामायण एवं महाभारत नामक दो महाकाव्य का जिक्र आता है। प्राचीन भारतीय संस्कृति परंपरा के महत्व को समझना है तो इन दोनों महाकाव्यों रामायण एवं महाभारत का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। यह त्याग एवं बलिदान की अभिनव गाथा प्रस्तुत करते हैं। यह स्मृति के साथ साथ परंपरागत इतिहास की श्रेणी में भी आते हैं। यह दोनों ही ग्रंथ प्रारंभ में मौखिक रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होते रहते हैं। रामायण की रचना प्रारंभ में 5 ईसा पूर्व से 3री शताब्दी के मध्य की गई थी। महाभारत को 4 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के मध्य रचा गया था। भारतीय परंपरा में राम का त्रेता युग कहलाता है, जो द्वापर युग में हुए महाभारत के पहले के काल का युग है। भारतीय परंपराओं में काल विभाजन 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग में किया गया। तो फाइनली गाइस आज ये थे हमारे 5 प्रश्न जिसको आपने देखा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, वहाँ पर आपको एकदम लास्ट में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके
आप क्रोम ब्राउजर चले जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।